हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंथन अकेडमी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि राज्य व्यवस्था क्या होती है और हम इसके बारे में सामान्य जानकारी लेंगे, यानी कि बेसिक स्टाइल से हम राज्य व्यवस्था को समझेंगे, इतनी ज्यादा डिटेल में भी नहीं समझेंगे। राज्य व्यवस्था के अंदर चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव की क्या प्रतिक्रिया होती है, कब चुनाव होते हैं, ये सब कुछ जानेंगे और लास्ट में हम दल बदल कानून के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो साथियों, ये सब कुछ जानने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चुनाव की सारी प्रतिक्रियाएं कहाँ लिखी हुई। साथियों, जो हमारा देश चल रहा है, जैसे देश का जो सिस्टम चल रहा है, मान लो कि कब चुनाव करवाने हैं, कब क्या करना है और हम किस नियम के साथ इस देश के अंदर जिएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, वो सब कुछ संविधान के अंदर लिखा हुआ है। तो संविधान को आप एक किताब मान सकते हो। जैसे कि मान लो कि ये एक संविधान की किताब है जिसका नाम है संविधान। साथियों, एक किताब के अंदर पूरी किताब होती है और उसके अंदर कुछ चैप्टर्स होते हैं। उन चैप्टर्स को हम कहते हैं भाग। तो हमारे संविधान के अंदर कितने भाग हैं? तो जब हमारा संविधान बनाया गया था साथियों, तब इसके अंदर थे 22 भाग और आज की तारीख में इसके अंदर है 25 भाग। यानी कि मान लो एक किताब के अंदर 22 भाग है और इन 22 भाग में से 3 भाग और जोड़ दिए गए और टोटल 25 भाग आज की तारीख में हो गए और ये एक संविधान की किताब। अब एक संविधान की किताब के अंदर मान लो कि 22 पार्ट है, तो इन 22 पार्टों के कुछ टॉपिक भी होते हैं। हर पार्ट के अंदर एक एक टॉपिक होता है, तो उन टॉपिक्स को हम कहते हैं अनुच्छेद। उन्हें क्या कहते हैं साथियों? अनुच्छेद। तो जब हमारा संविधान बना था उस वक्त 395 अनुच्छेद थे। आज की तारीख में भी इतने ही अनुच्छेद हैं, पर आज की तारीख में इनके अंदर थोड़ा बदलाव कर दिया गया। जैसे कोई मान लो 40वां अनुच्छेद है, उसके अंदर 40 के ऐसे मिला के आज की तारीख में टोटल हो गए 448 अनुच्छेद। 448 अनुच्छेद आज की तारीख में पूरे हो गए। तो साथियों, ये हमारा संविधान था कि संविधान के कुल भाग कितने होते हैं? 22, यानी कि 22 चैप्टर है। और इन चैप्टर के जो सब टॉपिक्स है वो कितने होते हैं? 395 और आज की तारीख में 448 सब टॉपिक्स हो गए। इनके अलावा साथियों अनुसूचियां और आती हैं कि हमारे संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं। तो कुल अनुसूचियां साथियों हमारे संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों के अंदर ये सारे संविधान और ये सारे भाग दिए गए। इसके आगे हम बात करेंगे साथियों चुनावों के बारे में, यानी कि जो भी चुनाव होना है, राष्ट्रपति कौन बनेगा, राज्यपाल कौन बनेगा, वो सब कुछ इन 22 भागों में से इन अनुच्छेदों में लिखे गए हैं कि उनकी योग्यताएं क्या होगी, वो सब कुछ क्या होंगे। तो आज हम इसी के एक टॉपिक चुनाव के बारे में समझेंगे कि चुनाव कैसे होते हैं और कौन कौन उनमें खड़े होते हैं और इनसे साथियों हर एग्जाम के अंदर अधिक क्वेश्चन आते भी रहते हैं। तो अब हम सभी चुनावों के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। मतलब कि एक पंचायती स्तर पे भी चुनाव होते हैं जिनको हम जिला स्तरीय चुनाव कहते हैं। उसके बाद राज्य स्तर पे चुनाव होते हैं जिनको हम विधानसभा के चुनाव कहते हैं। शहरों के लिए नगरीय चुनाव होते हैं, उनके अंदर पार्षदों द्वारा लड़ा जाता है चुनाव, उनको हम नगरीय चुनाव कहते हैं। और इसी के साथ केंद्र लेवल पे लोकसभा के चुनाव होते हैं जिन्हें हम केंद्रीय चुनाव कहते हैं। तो ये 4 टाइप्स होते हैं चुनाव के। इनमें से सबसे पहले हम जिला स्तर पे जो चुनाव होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो हम लिखेंगे जिला स्तरीय चुनाव। जिला स्तर पे साथियों कहाँ का चुनाव होते हैं? तो इसके अंदर हम एक कॉलम बनाएंगे। जैसे कोई सबसे पहले पंचायती स्तर, पंचायत के चुनाव होते हैं। पंचायत के बाद कहाँ चुनाव होते हैं? पंचायत के बाद होते हैं साथियों पंचायत समिति के अंदर, पंचायत समिति। और पंचायत समिति के बाद चुनाव होते हैं जिला परिषद के। जिला परिषद
तो जिला स्तर पे साथियों हमको ये 3 चुनाव देखने को मिलते हैं जिनको हम समझेंगे कि ये 3 चुनाव कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायती स्तर के चुनाव की। तो हम यहाँ पे कुछ लिख देंगे जिसको ये है प्रमुख। तो पंचायती स्तर पे अगर चुनाव होता है तो पंचायत का प्रमुख कौन बनता है? तो वो होता है साथियों सरपंच। और अब ये पंचायत क्या होती है? पंचायत साथियों छोटे छोटे गांव का एक समूह है। मान लो कि ये पूरा एक एरिया है जिसकी जनसंख्या लमसम 5000 के पास होगी। इसमें एक गांव यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इन सभी गांवों को मिला के किसी एक गांव के नाम पे पंचायत बना दी जाती है। वहां पे उस पंचायत का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और ये जो पंचायत होती है, यहाँ का जो सरपंच होता है वो इन सबका नियंत्रण करेगा। और सरपंच के अधीन साथियों 29 कार्य होते हैं, यानी कि उसके अंदर सफाई का हो गया या कोई भी कार्य हो गए जो जनता की सेवा के लिए या फिर यहाँ की सुरक्षा और यहाँ की व्यवस्था को देखने का कार्य सरपंच करेगा। और वो सरपंच किसकी सहायता के साथ करेगा? तो यहाँ का जो पंचायत का अधिकारी होता है, सरपंच तो पंचायत का प्रमुख होता है और अधिकारी होता है वीडियो। ऐसे पंचायत समिति भी होती है। हम पहले पूरी पंचायत का समझ लेते हैं। अब जो सरपंच का चुनाव होता है ये कैसे होता है? साथियों मान लो ये पूरी एक पंचायत है, इसके अंदर ये 4 गांव है, 5 गांव बना देते हैं। इसके अंदर ये 5 गांव है। इन 5 गांव के लोग जिस दिन चुनाव की तारीख होगी उस दिन हेडक्वार्टर में जाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे वोटिंग होगी उस जगह अपने उम्मीदवार को वोट करेंगे। और इनकी आयु होती है साथियों सरपंच बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो होती 21 वर्ष का आदमी, यानी कि जिसने 21 वर्ष पूर्ण कर लिए हो वो चुनाव जीत सकता है। साथियों इस वीडियो के अंदर हम राज्य व्यवस्था की बेसिक चीजों के बारे में ही जानेंगे, तो डिटेल में इनको नहीं पढ़ेंगे। तो अगर गांव का कोई सरपंच बनता है और उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तो उस पंचायत में सरपंच के चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी दिखा सकता है। इसके अलावा इनके सरपंच के चुनाव कैसे होते हैं? मान लीजिए कि कोई आदमी जिसका नाम कुछ भी हो, वो मान लीजिए किसी का नाम मनमोहन हो और वो चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो वो डायरेक्ट जनता उसके नाम पे वोट देगी। तो यहाँ पे जो इसके चुनाव होते हैं सरपंच के जो चुनाव होते हैं साथियों ये होते हैं डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष यानी प्रत्येक व्यक्ति उनको वोट दे सकता है। यानी कि अगर मैं भी मेरे गांव के सरपंच को दे सकता हूँ, आप भी आपके गांव के सरपंच को दे सकते हो। इसके अलावा साथियों बात करेंगे उप प्रमुख की कि उप प्रमुख कौन होता है? उप प्रमुख होता है साथियों सरपंच का जो छोटा पद होता है उसको कहते हैं उप सरपंच। अब साथियों ये उप सरपंच कौन होता है? जैसे कि हमने समझा कि सरपंच को डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, यानी कि प्रत्येक गांव जितने भी गांव किसी पंचायत के अंदर आते हैं उस हर गांव के व्यक्ति आएंगे जो 18 साल से जिनके पास वोटर आईडी है, जिन्होंने 18 साल से ऊपर की अपनी आयु पूर्ण कर ली है वो आएंगे और यहाँ पे वोट देके जाएंगे सरपंच के लिए। उप सरपंच के चुनाव डायरेक्ट नहीं होते, इनके चुनाव होते हैं इनडायरेक्ट, यानी कि इनको कौन चुनते हैं साथियों? सदस्य। तो उप सरपंच के चुनाव कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट। अब ये मैं समझूंगा कि इनको इनडायरेक्ट कैसे चुनना। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। इन उप सरपंच को कौन चुनता है? तो साथियों जिस प्रकार पूरा सरपंच एक पूरी पंचायत का लीडर होता है, प्रमुख होता है, उसी प्रकार हर पंचायत के अंदर हर 300 आदमी पर एक वार्ड बनाया जाता है, यानी कि 300 वोटर जहाँ पे होते हैं वहां पे एक वार्ड बनाया जाता है। और लमसम हर पंचायत के अंदर 10 से 11 वार्ड हो जाते हैं। मान लीजिए इस पूरी पंचायत के अंदर 11 वार्ड है तो यहाँ से 11 सदस्य चुनेंगे, यानी कि जिस दिन सरपंच की वोटिंग होगी उस दिन व्यक्ति सरपंच को भी वोट देंगे और उनके वार्ड से जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको भी वोट देंगे। तो सरपंच तो डायरेक्ट चुन के आ गए, तो जितने भी 11 वार्ड पंच चुन के आए हैं इन 11 वार्ड पंचों में से किसी एक को उप सरपंच बनाया जाए। मान लीजिए इन 11 वार्ड पंचों में से 11 लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमको किसी एक का वो नाम निर्धारित कर देते हैं और कह देते हैं कि हमको इसको
उप सरपंच बनाना है तो वो उसके पक्ष में वोट डाल देते हैं और इस प्रकार से इनका चुनाव होता है। यानी जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? वार्ड पंच। वार्ड पंच का चुनाव कैसे होता है साथियों? तो ये चुनाव होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। तो यानी कि एक ग्रामीण जब पंचायत के चुनाव होते हैं तब कितनी बार वोट डालता है? सबसे पहले वो जाएगा अपनी पंचायत में, अपने सरपंच का जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी उसका पसंदीदा उम्मीदवार होगा उसको वोट डालेगा। फिर वो जाएगा, फिर वो उसी जगह पे उसी ईवीएम से वार्ड पंच को भी वोट डालेगा। तो सरपंच तो डायरेक्ट चुन के आ गया। मान लीजिए कि किसी पंचायत में 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं, A, B, C, D, ये पांचों खड़े हुए सरपंच के लिए। सॉरी यहां से दिख नहीं रहा होगा आपको, हम इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। मान लीजिए एक पंचायत से खड़े हुए 5 आदमी। अब ये पांचों आदमी में से कोई एक आदमी को जनता जिसके पास बहुमत होगा वो जीत जाएगा। मान लीजिए ये भी चुनाव जीत गया और ये भी सरपंच बन गया। बी के सरपंच बनते ही तो 11 व्यक्ति और आएंगे। ये 11 व्यक्ति अपनों में से किसी एक को उप सरपंच बना देंगे। तो ये होता है साथियों पंचायत का लेवल। यानी कि पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है सरपंच। ऐसे हम पंचायत समिति की बात करें, जिस प्रकार यहाँ पे 4 से 5 गांवों को मिला के या 5000 की लमसम जितनी भी जनसंख्या होती है उनको मिला के एक पंचायत बनाई जाती है, उसी प्रकार पंचायत समिति के अंदर भी साथियों करीबन 20-25 पंचायतों को मिला के एक पंचायत समिति बनाई जाती है। तो पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो हम बात करेंगे कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। तो साथियों पंचायत समिति का प्रमुख होता है प्रधान। ये प्रधान पंचायत समिति का प्रमुख होता है। अब हमने पंचायत में पढ़ा था कि जो सरपंच पंचायत का प्रमुख होता है इनके चुनाव होते हैं डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट जनता चुनेगी किनको? सरपंच को। पर प्रधान को जनता डायरेक्ट नहीं चुनती। यानी कि जो प्रधान के चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं साथियों? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति नहीं डिसाइड कर सकता है कि उनका प्रधान कौन होगा। तो इनको कैसे चुना जाता है? जिस प्रकार पंचायत के अंदर भी वार्ड बनाए जाते हैं उसी प्रकार पंचायत समिति के अंदर भी वार्ड होते हैं और एक पंचायत समिति में करीबन 15-16 वार्ड हो जाते हैं। तो इन प्रधान को कौन चुनेगा साथियों? पंचायत समिति सदस्य। और ये पंचायत समिति सदस्य कौन होते हैं? वही वार्ड अध्यक्ष होते हैं जिनको पंचायत समिति सदस्य कहते हैं। पंचायत समिति सदस्य चुनेंगे। अब पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से। यानी कि जब पंचायत के चुनाव खत्म होने के बाद पंचायत समिति के चुनाव आते हैं तो जनता तो वोट नहीं डालती, वो सिर्फ जो उनके वार्ड से जो व्यक्ति खड़ा हुआ है पंचायत समिति सदस्य के लिए उसको वोट डालेंगे। और जितने भी मान लो कि कुल 10 व्यक्ति सेलेक्ट होके मान लो 15 व्यक्ति सेलेक्ट होके आ गए। अब ये 15 व्यक्ति डिसाइड करेंगे कि इनका प्रधान कौन होगा और इनका उप प्रधान कौन होगा। यानी कि पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है वो प्रधान होता है और जो उप प्रमुख होता है उप प्रमुख कौन होता है साथियों? जो उप प्रधान होता है। तो ये हमने पंचायत के बारे में समझा कि पंचायत समिति के चुनाव कैसे होते हैं और उप प्रमुख के चुनाव भी साथियों इनडायरेक्ट ही होंगे। यानी कि प्रधान और उप प्रधान को जो सदस्य आए हैं वो चुनेंगे। एक और बड़ी चीज मैं इसमें बता देता हूँ साथियों, जो पंचायत समिति के चुनाव होते हैं ये किसी दल के आधार पे नहीं होते। यानी कि यहाँ पे जो पंचायत समिति सरपंच बनने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो किसी पार्टी के आधार पे नहीं भरा जाता है। जैसे कोई कांग्रेस या बीजेपी का व्यक्ति सरपंच के पद के लिए उम्मीदवारी नहीं कर सकता,
कोई मान लो इनको चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी का चिन्ह लेके चुनाव लड़ सकता है। ऐसे इनके जो वार्ड पंच होते हैं वो भी पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकते। पर जब पंचायत समिति के चुनाव होते हैं, साथियों पंचायत समिति के चुनाव के अंदर जो सदस्य चुने जाते हैं ये पार्टी के द्वारा टिकट लेके आते हैं। मान लो यहाँ पे अगर 15 सीटें हैं तो 8 सीटें यहाँ पे बहुमत के लिए चाहिए होगी। जिस पार्टी को 8 सीटें मिल गई वो उसकी सरकार बना देगी कहाँ पे, पंचायत समिति पे, और उसी पार्टी का व्यक्ति प्रधान बन जाएगा और उसी पार्टी का व्यक्ति उप प्रधान बन जाएगा। और उप प्रधान के चुनाव भी होते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष, यानी एक तो प्रत्यक्ष रूप से हम जिसे चुनते हैं उनको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और अप्रत्यक्ष यानी जिन्हें जनता नहीं चुनती, जिन्हें चुने गए सदस्य चुनते हैं उनको हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जिला परिषद के बारे में। साथियों जिला परिषद के चुनाव कैसे होते हैं? जिला परिषद के चुनाव भी उसी स्टाइल से होंगे जिस स्टाइल से पंचायत समिति के चुनाव हुए हैं। अब जिला परिषद के लिए भी जो प्रमुख होगा, जिले का जो प्रमुख होगा साथियों वो होगा जिला प्रमुख। जिला प्रमुख। अब जिला प्रमुख के चुनाव कैसे होते हैं? जिस प्रकार प्रधान के चुनाव होते हैं उसी प्रकार जिला प्रमुख के चुनाव होते हैं। यानी जिला प्रमुख के लिए भी डायरेक्ट चुनाव, सॉरी इनडायरेक्ट चुनाव होंगे। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, यानी कि जो जिला प्रमुख बनेगा वो जनता द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है कि हम इस व्यक्ति को जिला प्रमुख बनाना चाहते हैं। जितने भी सदस्य जीत के आए हैं उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि जिला प्रमुख कौन होगा। इसके अंदर भी साथियों वापस पार्टियों का काम होता है, जैसे कि जो भी अन्य पार्टियां हैं वो आती है और उनकी टिकट देती है। जो भी पार्टी जीत के गई, जिस भी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया वो पार्टी उनकी सरकार बना देगी, और जिला परिषद भी उसी पार्टी का, यानी कि जो जिला प्रमुख होगा वो भी उसी पार्टी का जीता हुआ एक सदस्य होगा। तो इस जिला प्रमुख के चुनाव हमने पढ़ा कि इनडायरेक्ट होंगे। तो इनके सदस्य कौन होते हैं? इनके सदस्य को कहा जाता है जिला परिषद सदस्य। जिला परिषद सदस्य। इसके बाद हम बात करेंगे उप प्रमुख कौन होगा। जैसा हमने इसके अंदर पढ़ा कि उप प्रमुख उप प्रधान होता है और उसके चुनाव भी इनडायरेक्ट होते हैं क्योंकि उनके चुनाव भी सदस्यों द्वारा ही कराए जाते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि उप प्रमुख कौन होता है। जिला परिषद, आपसे पूछा जा सकता है कि जिला परिषद का प्रमुख कौन होगा। तो जिला परिषद का प्रमुख होता है जिला प्रमुख, और उप जिला प्रमुख और उप प्रमुख होगा, उसका नाम होगा उप जिला प्रमुख। उप जिला प्रमुख के चुनाव भी इनडायरेक्ट होंगे क्योंकि ये भी सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। तो साथियों अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं, जैसे कोई सरपंच के चुनाव कैसे होते हैं तो वो डायरेक्ट होते हैं यानी प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। वार्ड पंच के चुनाव कैसे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, पर उप सरपंच के चुनाव कैसे होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं यानी अप्रत्यक्ष। पंचायत समिति में पूछा जा सकता है कि प्रधान के चुनाव कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, और सदस्य के चुनाव कैसे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, और उप प्रधान के चुनाव भी इनडायरेक्ट होते हैं। ऐसे कैसे जिला प्रमुख के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम जिला स्तर से आगे यानी कि नगरीय व्यवस्था। साथियों जिला स्तर पे हमने पंचायती यानी ग्रामीण व्यवस्था को समझी, अब कुछ नगरीय व्यवस्था भी होती है। हम उन नगरीय व्यवस्था के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। साथियों नगरीय व्यवस्था के अंदर हम प्रमुख पढ़ेंगे नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद।
साथियों नगरीय व्यवस्था के बारे में समझेंगे। पहले हमने जिला स्तर की व्यवस्था के बारे में समझा, अब हम समझेंगे नगरीय व्यवस्था, यानी कि संविधान के द्वारा नगर में व्यवस्था को बढ़ाने के लिए या नगर की व्यवस्था को देखने के लिए क्या नियम बनाए गए। और हम साथियों हमने उम्र का नहीं पढ़ा था, पंचायत के जितने भी चुनाव है, चाहे वो प्रधान के चुनाव हो, चाहे वो जिला प्रमुख के चुनाव हो या सरपंच के चुनाव हो, उन सब के लिए 21 वर्ष की आयु ही न्यूनतम है। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु उत्तीर्ण कर ली है वो जिला स्तर के चुनाव लड़ सकता है। और नगरीय व्यवस्था के अंदर भी आयु वही होगी 21 वर्ष की। ठीक है साथियों, तो इसके अंदर भी हम कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले नगर पालिका, नगर पालिका, फिर आता नगर परिषद, नगर परिषद, साथियों फिर आता नगर निगम, अब ये क्या है साथियों, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम जो शहरों के लिए बनाई जाती है। मान लीजिए हमने पहले पढ़ा था कि ये गांव एक कस्बा है, इसके अंदर 3-4 गांव है, तो ये सारे गांव क्या छोटी छोटी जनसंख्या वाले गांव है, इनको मिला के हमने एक पंचायत बनेगी। अब ऐसे ही मान लीजिए ये पूरा कस्बा है और इस पूरे कस्बे में ये पूरा एक शहर बन जाए, यानी कि हर जगह घर आ जाए, यहाँ पे हर जगह आबादी बस जाए, तो वो नगर पालिका में बन जाएगी। तो हम सबसे पहले नगर पालिका के प्रमुख के बारे में समझेंगे। प्रमुख, तो नगर पालिका का जो प्रमुख होता है साथियों उसको हम अध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष यानी कि जो भी नगर पालिका का प्रमुख होता है उसे अध्यक्ष कहेंगे, और इसको हम चेयरमैन भी कह सकते हैं, यानी कि अध्यक्ष या फिर चेयरमैन। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसको या तो हम चेयरमैन कहते हैं या अध्यक्ष के रूप में ही जानते हैं। अब ये अध्यक्ष कौन होता है और इसके चुनाव कैसे होते हैं साथियों, हमने जो इनके अंदर पढ़ा था पंचायत समिति और जिला परिषद के अंदर, वैसा का वैसा ही सिस्टम इसके अंदर भी है। इसके अंदर भी साथियों वार्ड बनाए जाते हैं, यानी कि जो इनके सदस्य होते हैं, जो चेयरमैन को चुनने वाले सदस्य होते हैं उनको पार्षद कहते हैं। इनके सदस्य कैसे होते साथियों, उनको पार्षद कहते हैं। यानी कि हर नगर पालिका के अंदर 35 से 40 वार्ड होते हैं और उन सभी वार्डों में जो सेलेक्ट होकर आते हैं, जो जीत कर आते हैं, उनको हम पार्षद कहते हैं। और इन्हीं पार्षदों के द्वारा इनका अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन चुना जाता है। अब हमने समझा था कि पंचायत के जो चुनाव होते हैं, पंचायत के जो वार्ड पंच होते हैं, वो किसी पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते, वो अपने खुद के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। इसी प्रकार जो नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं ये पार्टी के आधार पर होते हैं, यानी कि यहाँ पे पार्टी द्वारा टिकट वितरित किए जाते हैं और उसी के आधार पे जो बहुमत वाली सीटें लेके आ जाएगा जो भी पार्टी, वो उनकी सरकार बन जाएगी और उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को चेयरमैन और उप चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो चेयरमैन के जो चुनाव होते हैं साथियों ये होते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कैसे, क्योंकि चेयरमैन के चुनाव को जो नगर पालिका की जनता होती है वो डायरेक्ट नहीं चुनती, वो चुने जाते हैं पार्षदों द्वारा, यानी कि जितने भी पार्षद चुन के आए हैं उनके द्वारा चेयरमैन को चुना जाता है। अब हम इसके अंदर आगे समझेंगे कि पार्षदों के चुनाव कैसे होते हैं। तो ये होते हैं डायरेक्ट, यानी कि जनता वोट किसे देती है, जनता वोट देती है पार्षदों को, और ये सभी पार्षद मिलके चेयरमैन को वोट देके किसी एक व्यक्ति को चेयरमैन बनाते हैं। साथियों प्रमुख अगर चेयरमैन हो तो उप प्रमुख वाइस चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष कह सकते हैं या उसे हम उप चेयरमैन कह सकते हैं। सबसे पहले हम उप प्रमुख की बात कर लेते हैं। उप प्रमुख, तो साथियों उप प्रमुख होता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है, उप चेयरमैन है।
उप चेयरमैन, या हम इसे वाइस चेयरमैन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका उप प्रमुख, यानी कि नगर पालिका का प्रमुख कौन होगा साथियों, तो वो होगा अध्यक्ष यानी चेयरमैन, और उप प्रमुख कौन होगा, वो होगा उपाध्यक्ष यानी उप चेयरमैन या वाइस चेयरमैन। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो पार्षद, जितने भी पार्षद चुन के आते हैं, किसी एक पार्टी के पार्षद को मान लीजिए बहुमत मिल गया, किसी एक पार्टी के व्यक्तियों को बहुमत मिल गया, तो उनकी यहाँ पे सरकार बन गई। अब वो उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को चेयरमैन चुनेंगे और उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को उप चेयरमैन चुनेंगे, यानी कि उप चेयरमैन के चुनाव भी कैसे है, इनडायरेक्ट। अब इनकी हम आयु की बात कर लेते हैं साथियों कि इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसमें भी आयु 21 वर्ष की ही निर्धारित की गई, यानी कि नगरीय व्यवस्था के अंदर भी जो आयु निर्धारित की गई है वो 21 वर्ष है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु उत्तीर्ण कर ली है तो वो पार्षद का चुनाव लड़ सकता है, और पार्षद के बाद वो चेयरमैन भी बन सकता है, डायरेक्ट चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। अब हम नगर परिषद की बात करेंगे। इसके अंदर साथियों जनसंख्या की बात करें तो यानी कि किसी भी कस्बे की अगर जनसंख्या 20,000 से अधिक हो, अगर किसी भी कस्बे की जनसंख्या 20,000 से अधिक 1 लाख तक हो तो वो होती नगर पालिका। यानी कि एक जिले में या इस देश के अंदर काफी सारे, इस राज्य के अंदर काफी सारे नगर पालिकाएं हैं। अब हम नगर परिषद की बात करेंगे। मान लीजिए कोई नगर पालिका है, उसका क्षेत्र और बड़ा हो जाए या फिर उसके पास में कोई शहर हो और उन दोनों के बीच में मिलन हो जाए, यानी कि उन दोनों के बीच की जो खाली जगह थी उस वहां पे भी आबादी आ जाए और उन दोनों की आबादी मिला के 1 लाख से अधिक हो जाए तो वो नगर परिषद बन जाएगी। तो साथियों इसका जो प्रमुख होता है, इसका जो प्रमुख होता है उसको हम सभापति कहते हैं। अब ये नगर परिषद कौन हो सकते हैं साथियों, नए जिले बनाने से पहले अधिकतर जितने भी जिले थे वो नगर परिषद के अंदर ही आते थे, जैसे भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, टोंक हो गया, ये सब नगर परिषद के अंदर आते थे, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या थी साथियों 1 लाख से अधिक थी। तो 1 लाख से अधिक होने पे इनको नगर परिषद के रूप में मान लिया जाता है। तो यहाँ पे वार्ड भी और अधिक बना दिए जाते हैं और इनके अंदर अधिक एरिया है और इनका बजट भी नगर पालिका से अधिक होता है। तो साथियों सभापति के चुनाव कैसे होते हैं, तो सभापति के चुनाव भी जिस प्रकार पंचायत के सारे चुनाव सिमिलर थे उसी प्रकार नगरीय व्यवस्था के भी इन तीनों के चुनाव सिमिलर ही होंगे। जैसे कि इसके अंदर हमने नगर पालिका के अंदर समझा था कि जो अध्यक्ष के यानी प्रमुख के जो चुनाव होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे भी इनडायरेक्ट ही होंगे, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। इसके बाद हम बात करेंगे इनको चुनेगा कौन, अगर जनता वोट नहीं देगी, अप्रत्यक्ष द्वारा चुने जाएंगे तो इनको चुनने वाले होते सदस्य। इन सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो पार्षद कहा जाता है। और ये पार्षद के चुनाव होते हैं डायरेक्ट। ये एक ही चीज हम हर टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि जब से हमने पंचायत समिति पढ़ी, पंचायत समिति में भी हमने यही पढ़ा, जिला परिषद में भी हमने यही पढ़ा, नगर पालिका में भी हमने यही पढ़ा, नगर परिषद में भी हम यही पढ़ रहे हैं और नगर निगम के अंदर भी हम यही पढ़ेंगे। यानी कि ये चुनाव होते हैं डायरेक्ट और इसके अंदर भी एक उप प्रमुख होता है। उप प्रमुख को हम कहते हैं उप सभापति, और उप सभापति के चुनाव भी होते हैं इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। इसके अंदर भी साथियों आयु की बात करें तो 21 वर्ष होनी चाहिए और जनसंख्या 1 लाख से अधिक। एक लाख से 5 लाख तक, ठीक साथियों। पर अगर 1 लाख से अधिक होते होते 5 लाख से ऊपर जनसंख्या चली जाती है तो उसको हम नगर निगम कह देते हैं। तो आज की तारीख में राजस्थान के अंदर 10 नगर निगम है, उन सभी के आंसर आपको कमेंट के अंदर लिखने हैं, जिसके अंदर जयपुर और जोधपुर दो नगर निगम में बंटा हुआ है। यानी कि जयपुर के अंदर भी 2 नगर निगम है, जो जयपुर शहर है
वो पूरा 2 नगर निगम में है, और जोधपुर शहर भी 2 नगर निगम में। 4 मैंने बता दिए और अब 6 आपको बताना है। तो इसका जो प्रमुख होता है वो प्रमुख होता है साथियों महापौर। जिस प्रकार नगर पालिका के प्रमुख को हमने चेयरमैन का या अध्यक्ष का, उसी प्रकार जो नगर परिषद का प्रमुख होता है वो सभापति होता है, और जो नगर निगम का प्रमुख होता है वो महापौर होता है, या इसे हम मेयर भी कह सकते हैं। ठीक, महापौर के चुनाव भी साथियों इनडायरेक्ट होंगे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, और इसके भी सदस्यों को कहा जाता है पार्षद। और इसके अंदर भी साथियों उप प्रमुख होगा। उप प्रमुख को उप महापौर कह सकते हैं या उप मेयर कह सकते हैं। और उप प्रमुख के चुनाव भी इनडायरेक्ट होंगे, और पार्षद के चुनाव साथियों डायरेक्ट होंगे। और इसके अंदर भी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए। और इसके अंदर जनसंख्या होनी चाहिए साथियों 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, यानी कि जिसके पास 5 लाख से, जिस शहर के अंदर 5 लाख से अधिक जनसंख्या आ गई वो ये चुनाव लड़ सकता है। अब हम इसके बारे में हमने जिला स्तर पे पंचायती लेवल की बात कर ली, और फिर हमने नगरीय शहरों के लिए नगरीय व्यवस्था की बात कर ली। अब हम राज्य स्तर की बात करेंगे कि राज्य स्तर पे चुनाव कैसे होते हैं, और वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य स्तर पे साथियों चुनाव होते हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन्हीं चुनाव के द्वारा हमारी जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, या फिर जो भी वैकेंसीज आने वाली है, या फिर हमारे रोजगार की बात करें, हमारी इकोनॉमिक की बात करें, वो उनके ऊपर ज्यादा निर्भर होते हैं। तो अब हम 2 महत्वपूर्ण चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होते हैं राज्य स्तर के, और एक होते हैं केंद्रीय स्तर के। तो सबसे पहले हम राज्य स्तर के चुनाव पढ़ लेते हैं। राज्य स्तर, राज्य स्तर की अगर हम बात करें, जिस प्रकार हमने प्रमुख की बात की थी अपने इसके अंदर, पंचायत के लिए, नगर पालिका के लिए, हर जगह हमने प्रमुख की बात की थी। तो राज्य स्तर में प्रमुख कौन होता है साथियों? इस जगह 2 प्रमुख होते हैं, यानी कि जो संवैधानिक प्रमुख है, जिसको संविधान द्वारा प्रमुख बनाया गया, वो होता है साथियों राज्यपाल। वो कौन होता है? राज्यपाल। यानी कि संविधान के द्वारा बनाया गया प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और वास्तविक जो प्रमुख है वो होता है मुख्यमंत्री। ये दोनों क्वेश्चन साथियों काफी सारे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री। अब आप ये कंफ्यूज हो गए होंगे कि संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख कैसे हो? अगर संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है तो सारे कार्य तो मुख्यमंत्री करता है। तो इसका आंसर ये है साथियों, इसको एक घर की तरह समझिए। एक घर के अंदर एक दादाजी होते हैं, और एक जो युवा होते हैं वो उनके पुत्र होते हैं, और बाकी सारी फैमिली होते हैं। तो घर को किसके नाम से जाना जाता है? घर को दादाजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो संवैधानिक प्रमुख है। तो घर के कार्य कौन करेगा? यानी कि घर के अंदर कोई कार्य हो, कि मान लीजिए घर के अंदर कोई फंक्शन करना हो, उसके कार्य, उसका घर के लिए बजट बनाना, घर के नियम बनाना, और घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखने का महत्वपूर्ण कार्य किसका होता है? वो होता है जो हमारे घर के अंदर, मान लीजिए हमारे पिताजी हो गए, या फिर उन सबका वो कार्य होता है, तो वो होते हैं मुख्यमंत्री। यानी कि राज्यपाल के नाम से सिर्फ राज्य को जाना जाता है, वो संवैधानिक प्रमुख होता है। उनका कार्य सिर्फ इतना होता है कि वो किसी बिल, जो विधानसभा में से जो बिल आया है उसके ऊपर साइन करना और उसको लागू करने की अनुमति देना। बाकी सारा कार्य जो होता है वो मुख्यमंत्री का होता है। तो अब ये राज्यपाल कैसे चुने जाते हैं? राज्यपाल साथियों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
राज्यपाल के कोई चुनाव नहीं होते। राष्ट्रपति की जिसकी इच्छा होगी, जिसने 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली होगी, उसको राष्ट्रपति राज्यपाल बना सकता है। अब राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे बनाएगा? जो केंद्रीय सरकार होती है, तो केंद्रीय सरकार का मंत्रिमंडल होता है, उसकी सिफारिश पे राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बना सकती है। उसके अलावा मुख्यमंत्री के चुनाव कैसे होते हैं? तो साथियों सबसे पहले तो मुख्यमंत्री के बारे में समझेंगे कि इनके चुनाव इनडायरेक्ट होते हैं, यानी अप्रत्यक्ष होते हैं। जो चुनाव होते हैं वो सदस्यों के चुनाव होते हैं, यानी कि विधायकों के चुनाव होते हैं। जितने भी एक राज्य के अंदर मान लीजिए 100 विधायक है, तो वो सारे 100 विधायक चुन के विधानसभा में जाएंगे और उन्हीं के द्वारा किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब इसके अंदर साथियों थोड़ा अलग लॉजिक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक राज्य के अंदर 2 सदन होते हैं। प्रथम सदन तो होता है विधानसभा, और दूसरा सदन होता है साथियों विधान परिषद। तो हमारे भारत के अंदर 28 राज्य हैं। 28 के 28 राज्यों के अंदर विधानसभा तो है और सभी राज्यों के अंदर विधान परिषद नहीं है। जैसे कोई विधान परिषद उत्तर प्रदेश के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और तेलंगाना के अंदर है, पर विधानसभा हर राज्य के अंदर है। अब विधानसभा क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए हमारे राजस्थान के अंदर एक विधानसभा है। इस विधानसभा की कुल सीटें राजस्थान के अंदर 200 है। कुल सीटें कितनी है? 200 सीटों पे चुनाव होता है और यहाँ पे पार्टियों द्वारा टिकट दिए जाते हैं। जिसके पास बहुमत आ गया उसकी सरकार बन जाएगी। अब 200 सीटों में से हम देखेंगे कि बहुमत कितने का चाहिए, तो बहुमत चाहिए साथियों में 101 का। यानी कि कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है, उसने अगर 101 सीटें हासिल कर ली तो वो उसकी सरकार बना सकती है। पर अगर मान लीजिए 101 सीटें नहीं हासिल की और कोई अलग वजह रह गई, उसके बारे में हम समझते हैं। मान लीजिए ये 3 पार्टियां हैं, ये हम ले रहे हैं केस फर्स्ट, बी, सी, ये 3 पार्टियां हैं और ये है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में ये है कि मान लीजिए एक पार्टी ने हासिल कर ली 101 सीटें, बी पार्टी ने हासिल कर ली 50 सीटें और सी पार्टी ने हासिल कर ली 49 सीटें। तो 200 सीटों पे चुनाव हुआ, सभी पार्टियों को अपने अपने विधायक देंगे। अब हम देख रहे हैं कि 101 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, यानी कि विधानसभा के अंदर जिसके पास 101 सीटें आ गई वो उसकी सरकार बना सकते हैं। मान लीजिए एक पार्टी के पास 101 सीटें आ गई तो इनको कोई भी संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, ये इनकी सरकार आराम से बना सकते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ये है साथियों कि मान लीजिए ए पार्टी के पास आ गई 100 सीटें, बी पार्टी के पास आ गई 50 सीटें, सी पार्टी के पास आ गई 50 सीटें। अब इस केस के अंदर क्या होता है? इस केस के अंदर हमने पढ़ा था संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो संवैधानिक प्रमुख होता है साथियों राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या करेगा कि जिस भी राज्य के अंदर मान लीजिए ये राजस्थान के अंदर 3 पार्टियां खड़ी हुई, तीनों पार्टियों में से अपने अपनी सीटें आ गई। ए पार्टी को मिली 100 सीटें, बी पार्टी को मिली 50 और सी पार्टी को मिली 50 सीटें। तो इन सीटों पे चुनाव के निर्णय आने के पश्चात जो बहुमत पार्टी की सरकार होगी, यानी कि जो जिसके पास बहुमत सीटें होगी उस पार्टी के पास राज्यपाल जाएगा और उनको कहेगा कि आपको 101 का बहुमत हासिल करना है, यानी कि आप 101 प्लस या कम से कम 101 लाके मुझे दिखा दो, मैं आपकी सरकार बना सकता हूँ। अब मान लीजिए इन्होंने किसी एक व्यक्ति को इधर से खींच लिया कि भाई तू आजा अपन सरकार बना देते, तो इनके पास 101 आएगी, पर ये व्यक्ति इस पार्टी के अध्यक्ष की मर्जी के बिना इधर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे लग जाएगा दल बदल करना। तो ये व्यक्ति किसी भी पार्टी का कोई अकेला व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि उस जगह लग जाता है दल बदल कानून, और दल बदल कानून के तहत इस व्यक्ति को इसकी सदस्यता होनी पड़ेगी और इसके ऊपर केस लगा दिया जाएगा कि ये 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। हम दल बदल कानून को भी अभी पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फिर इस स्थिति में होगा क्या। अब ये क्या कि कोई एक व्यक्ति निकल के नहीं आ सकता, पर मान लीजिए ये पार्टी
पार्टी ने सी पार्टी वालों को कहा कि आप पूरे के पूरे उठ के मेरे पास आ जाओ, यानी कि ये 50 के 50 उठ के अगर इधर आ जाए, इधर 50 प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे सीटें हो जाएगी 150, तो फिर ये गठबंधन की सरकार बन सकती है। कि पहले वाले केस में हमने जो सरकार बनी थी, आपसे ये ऐसे आंकड़े भी दे सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि मान लीजिए ए पार्टी की इतनी सीटें, बी पार्टी की इतनी सीटें और सी पार्टी की इतनी सीटें। अब जो सरकार बनी उस सरकार को क्या कहेंगे, तो ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, पूर्ण बहुमत, यानी कि इन्होंने इनको कोई भी गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये 101 सीटें लेकर आ गए। पर यहाँ पे ये 101 सीटें नहीं लेकर आ पाए, इसलिए इन्होंने इनके साथ गठबंधन किया और किसी एक व्यक्ति को नहीं ला सकते क्योंकि दल बदल कानून लग जाता है। तो इस केस के अंदर जो ये सरकार बनी है, ये बनी है गठबंधन वाली सरकार, गठबंधन वाली सरकार, यानी कि दो विचारधाराएं आपस में मिलके चुनाव के बाद वो सरकार बनाती है, तो उसको हम गठबंधन वाली सरकार कहते हैं। और या फिर कोई पूर्ण बहुमत से अगर कोई सरकार आ जाती है तो अपन उनको पूर्ण बहुमत वाली सरकार कहते हैं। अब इसके अंदर तीसरा केस पर मान लीजिए कि यहाँ पे डी और लिख लेते हैं, जैसे कोई ए बी सी और डी। ए पार्टी के 99 सीटें, बी पार्टी के मान लो 50 सीटें, सी पार्टी के मान लो 49 सीटें और निर्दलीय आगे दो निर्दलीय आगे, डी वाले निर्दलीय। तो इस केस में क्या होगा साथियों, हम अक्सर सोचते हैं कि निर्दलीय व्यक्ति किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, पर दल बदल कानून के अंदर ये दिया गया है कि निर्दलीय व्यक्ति किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता पर समर्थन जरूर दे सकता है। मान लीजिए ये दोनों के दोनों निर्दलीयों ने इस पार्टी को समर्थन दे दिया, इस पार्टी को समर्थन दे दिया तो इनके पास 101 आ गए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस पार्टी के नाम पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, ये रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ इनका समर्थन दे सकते हैं और समर्थन देने के बाद इनकी सरकार बन जाएगी, ये किसी पार्टी के साथ जाके मिल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से चुनाव होते हैं। अगर किसी भी पार्टी की 101 सीटें आ गई तो वो सरकार बना देगी राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान के अंदर कुल सीटें 200 हैं, तो 200 के आधे 100 होते हैं और एक सीट उनको सरकार बनाने के लिए और एक्स्ट्रा चाहिए होती है, क्योंकि 50% पे सरकार नहीं बनाई जा सकती, इसलिए उससे थोड़ा आगे की ओर जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, पहले विधान परिषद के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो विधान परिषद ये कौन होते हैं। तो साथियों इनके चुनाव जो होते हैं वो जनता द्वारा नहीं कराए जाते, ये व्यक्ति होते हैं अलग व्यक्ति, यानी कि इनके चुनाव उन सदस्यों में से होंगे जो इनकी जो आयु होती है वो तो होती है सबसे पहले 30 वर्ष। जिसने भी 30 वर्ष की आयु उत्तीर्ण कर ली है वो विधान परिषद के चुनाव लड़ सकते हैं। और विधानसभा की जो आयु होती है साथियों वो होती है 25 वर्ष, यानी कि एक विधायक बनने के लिए, विधानसभा का विधायक बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष। और विधान परिषद का विधायक बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष। अब इनके अंदर से कौन आएंगे, तो इनके अंदर साथियों 1/6 तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, यानी कि राज्यपाल मनोनीत करेगा कि किसी एक वन की जितने भी इनके सदस्य निर्धारित होंगे उनमें से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा कि यानी कि 6 में से एक सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करेगा कि इस व्यक्ति को विधान परिषद का विधायक बना दिया जाए। और दूसरे होते हैं साथियों छात्र नेता। आपने सुना होगा कि छात्र नेता कौन होते हैं, जो कॉलेज में चुनाव लड़ते हैं। अगर उन्होंने कॉलेज में चुनाव लड़ा हुआ, उनके पास सर्टिफिकेट है, छात्र नेता भी जो अध्यक्ष पद पे रह चुका और उनकी आयु 30 से अधिक हो गई तो वो विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, फिलहाल राजस्थान के अंदर सिर्फ विधानसभा है और केवल विधानसभा के ही चुनाव होते हैं। अब हमने इसमें समझा था इस केस के अंदर कि पहला केस तो ये था कि पहले तो कोई पार्टी पूर्ण बहुमत लेके आ जाए, या फिर दूसरा केस था कि पूर्ण बहुमत नहीं लेके चलो कोई बात नहीं, पर दूसरों के साथ गठबंधन करके वो सरकार बना लेगा, पर दूसरों का कोई एक व्यक्ति नहीं आना चाहिए। दल बदल कानून के अंदर या तो इनके 2/3 यानी कि 3 में से एक व्यक्ति आवे, 3 में से 2 व्यक्ति, 2/3 का मतलब होता है, यानी कि 66% आवे। और या फिर हम इसमें बात करें कि ये पूरी सारे व्यक्ति उठ के इधर आ जाए तो इनकी गठबंधन वाली सरकार
बन जाएगी। दूसरी बात कि अगर कोई भी पार्टी वापस बहुमत नहीं ले पाई तो कोई निर्दलीय व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को समर्थन नहीं दे सकता, क्योंकि उसके ऊपर भी दल बदल कानून होता है, क्योंकि वो भी जब चुनाव लड़ा था तो पार्टी के विरुद्ध जाकर ही चुनाव लड़ा, इसलिए उसके लिए भी कानून बनाया गया कि वो भी जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, पर समर्थन जरूर दे सकता है। तो वो यहाँ पे अगर इनको समर्थन दे देंगे कि 101 हो जाएगी तो ये यहाँ पे सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे। अब हम ऐसी कैसी व्यवस्था पढ़ेंगे साथियों? केंद्र लेवल पे यह तो थी राज्य स्तर की व्यवस्था कि राज्य स्तर पर चुनाव कैसे होते हैं। राज्य स्तर के अंदर हमने दो पहलू पढ़े, एक तो होता विधान परिषद, एक होता विधानसभा। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए जो न्यूनतम आयु लगाई गई है वो होती है 30 वर्ष। और इसके बाद साथियों इससे पहले हम दल बदल कानून को पढ़ लेते हैं, जो हम बात कर लेते हैं दल बदल कानून की, दल बदल कानून क्या होता है और इसके बारे में हमने जो जाना था। तो साथियों दल बदल कानून के बारे में अगर हम बात करें तो ये लेके आया गया था राजीव गांधी सरकार द्वारा, यानी कि जब राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो एक में जो आपको टाइम पीरियड पता था 1960 से 70 का। 1960 से 70 में साथियों ऐसा होता था कि कोई भी, मान लीजिए किसी राज्य के अंदर कोई सरकार बन गई, ये एक राज्य है, इसके अंदर कोई सरकार बन गई, इसके अंदर मान लो 200 विधानसभा सीटें हैं, इसके अंदर ये 101 लेके आगे इनकी सरकार बन गई और कोई लेके आगे 99 सीटें, तो इनकी सरकार नहीं बन गई, इनकी यहाँ पे सरकार बन गई। अब जब दल बदल कानून नहीं था, दल बदल कानून नहीं था, उस वक्त क्या होता था साथियों? उस वक्त ये व्यक्ति इनको मतलब लोकतंत्र नहीं, आप कह सकते हो मनी तंत्र, यानी पैसा देकर खरीद कर इधर लेके आ जाते थे और इनके चुनाव और इनका बहुमत अचानक से बढ़ जाता था। यानी कि यहाँ से इन्होंने 50 एमएलए को खरीदा और इधर लेके आ गए और इधर हो गया इनका बहुमत, यानी कि 50 और इधर प्लस हो गए, तो इन्होंने 101 से ज्यादा का कर लिया और 101 से ज्यादा होते इनकी सरकार बन गई। अब ऐसा इतना ज्यादा होने लगा है 1960 से 1970 के अंदर कि पता ही नहीं चलता कि जो विधायक या जो सांसद सुबह किसी पार्टी के अंदर था, दोपहर में किसी पार्टी अलग ने चेंज कर दी, शाम को वापस किसी अलग पार्टी में चेंज हो गया और अगले दिन सुबह वापस किसी अलग पार्टी में चेंज हो गया। जैसे कि हमारे राजस्थान के जो चुनाव के निर्णय आए थे वो 3 दिसंबर को आए। अभी जो 2023 के चुनाव हुए थे वो 3 दिसंबर को आए। मान लो 3 दिसंबर को लमसम शायद 115 सीटें बीजेपी ने हासिल कर ली थी, इतनी कर ली थी 115। अगर दल बदल कानून नहीं होता तो हो सकता है इन 115 में से 50 उठ के कांग्रेस में चले जाए, तो ना तो इनकी सदस्यता जा रही। 3 दिसंबर को चुनाव जीते और 3 दिसंबर को रात को ही इन्होंने अगर चेंज कर दी तो 4 दिसंबर को वापस नई सरकार बन जाएगी, वो कौन सी होगी? कांग्रेस की। अब मान लो कि कांग्रेस में भी इन्होंने ज्यादा भागीदारी नहीं दी भाई, 4 दिसंबर को कांग्रेस में सरकार बना दी और 5 दिसंबर को ये वापस इधर आ गए, तो वापस बीजेपी की सरकार बन गई। तो 1960 से जो 1970 का जो समय था ना, इस वक्त इतने लोगों ने दल बदल किया कि यहाँ पे एक नारा बन गया, आया राम गया राम, यानी कि आज सुबह आया कल शाम को वापस चला गया, आया राम गया राम, ये चलता गया था। तो साथियों इसके बाद क्या हुआ कि 1985 के अंदर 1985 के अंदर जब राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 52वां संविधान संशोधन द्वारा 92वें संविधान संशोधन द्वारा एक कानून लेकर आए। वो कानून था सर साथियों, यहाँ 92 नहीं 52 है, तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा एक कानून लेकर आए थे। वो कानून था दल बदल कानून, और ये कब लेकर आए गए? 1985 के अंदर, यानी 1985 के अंदर। 1985 के समय राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री और वो ये कानून लेकर आए। अब इस कानून की क्या क्या विशेषता है साथियों? जो 1985 के अंदर कानून लेकर आए गए, इसके अंदर सबसे पहला जो नियम था वो यही था कि जो भी व्यक्ति अगर कोई पार्टी चेंज करता है तो उसकी
सदस्यता को खत्म कर दी जाएगी। मतलब कि इसका सबसे पहला जो पॉइंट था कि जब 1960 से 1970 के बीच में व्यक्ति बहुत ज्यादा पार्टियां चेंज करने लग गए, तो इसका जो पहला नियम था वो यही था कि पार्टी चेंज करते ही उसकी सदस्यता समाप्त। यानी कि अगर किसी भी विधायक ने अकेले ने पार्टी चेंज कर दी तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पहला नियम तो ये था। दूसरा ये था कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई निर्दलीय व्यक्ति हो, मान लो कोई निर्दलीय व्यक्ति हो, अगर निर्दलीय व्यक्ति ने भी निर्दलीय चुनाव लड़के किसी पार्टी को ज्वाइन कर दिया है तो उनके साथ क्या होगा, उनकी भी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि कोई निर्दलीय व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बीजेपी से टिकट मांगा, बीजेपी वालों ने कहा कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, आप हमारे पास आपसे भी कोई अच्छा आदमी। वो गया कांग्रेस के पास, कांग्रेस वालों ने कह दिया हम भी आपको टिकट नहीं देंगे, हम किसी और को देंगे। वो गया किसी अन्य पार्टी के पास, उन्होंने भी मना कर दिया। तो उसने कहा कि अब तो ठीक है, मैं निर्दलीय खड़ा होऊंगा। और काफी सारे ऐसे अच्छे आदमी होते हैं जो निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं। और निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद क्या होता है कि वो निर्दलीय चुनाव जीत तो गए, पर अब अगर उनकी इच्छा में हुआ कि मैं इस पार्टी को समर्थन दूं, अगर उन्होंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो उनके ऊपर अगर उनकी शिकायत हो गई, मान लो कि शिकायत नहीं हो गई तब तक तो कुछ नहीं, इनकी शिकायत की जाती है। साथियों, जो लोकसभा स्पीकर या जो विधानसभा स्पीकर होता है उनको इनकी शिकायत की जाती है। और इनकी अगर शिकायत दर्ज की गई तो उसके बाद इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी कि उस निर्दलीय व्यक्ति की भी सदस्यता समाप्त हो सकती है जिसने किसी भी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ा। वो आगे जाके भले उस पार्टी के लिए उस पार्टी से टिकट ले सकता है, पर उस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। दूसरी बात साथियों, हमने ये निर्दलीय का पढ़ा था कि निर्दलीय व्यक्ति की भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी अगर उसने पार्टी चेंज कर दी। मान लो कि कोई ऐसी पार्टी है जिसका अध्यक्ष ऐसा हो कि उसके सदस्यों से उसकी बन नहीं थी। मान लो कि सारे सदस्य उसकी बात को नहीं मानना चाह रहे क्योंकि हो सकता है उसकी गलत नीतियों के कारण। तो ऐसे केस के अंदर 2/3 यानी कि 3 में से 2 व्यक्ति, अगर किसी पार्टी के अंदर 3 व्यक्ति हैं तो उनमें से 2 व्यक्ति पार्टी चेंज कर सकते हैं। मान लो कि किसी पार्टी की कुल सीटें आई थी 3 सीटें। अब उन 3 में से किसी राज्य के अंदर किसी पार्टी की कुल 3 सीटें, अब उन 3 में से 2 विधायकों ने चाहा कि हम पार्टी चेंज करना चाहते हैं, तो ये आराम से जाके पार्टी चेंज कर सकते हैं। इनके ऊपर कोई भी दल बदल कानून नहीं लगेगा। पर अगर इन तीनों में से किसी एक ने चाहा कि पार्टी चेंज करें और इनके जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष ने स्पीकर से जाके कंप्लेन कर दी कि मेरा एक विधायक है जो पार्टी चेंज करने की कह रहा है, तो इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे केंद्र व्यवस्था के बारे में। जो राज्य व्यवस्था के बारे में हमने बात की थी वही सेम व्यवस्था केंद्र के पास भी है। और यह हमारा लास्ट टॉपिक है, केंद्र व्यवस्था। केंद्र के अंदर भी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी बात हम आज नहीं कर रहे हैं। हम राजनीतिक जो व्यवस्था है यानी कि राजवंश की जो व्यवस्था है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो केंद्र व्यवस्था के अंदर भी साथियों 2 सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा के अंदर सदस्य चुने हमारे द्वारा यानी कि आम जनों द्वारा चुनकर जाते हैं, और राज्यसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो हमारे द्वारा चुने नहीं जाते हैं। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा की। पहले हम बात कर लेंगे लोकसभा की। और दूसरी बात करेंगे विधानसभा की, सॉरी राज्यसभा की। अब साथियों लोकसभा हमारे देश के अंदर एक है और राज्यसभा भी एक है। अब लोकसभा के अंदर जो कौन सदस्य जाएंगे वो सदस्य होते हैं
लोकसभा के अंदर जो सदस्य चुन के जाते हैं उनको हम सांसद कहते हैं। और सांसद की न्यूनतम आयु कितनी होती है साथियों? जिस भी व्यक्ति ने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। यानी कि जो विधायक के अंदर हमने पढ़ा था, विधानसभा के अंदर जो विधायक की जो आयु थी वही लोकसभा के अंदर सांसद की आयु है। जिस भी व्यक्ति ने 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली हो वो लोकसभा के अंदर सांसद बनने के लिए किसी भी पार्टी से टिकट ले सकता है या फिर वो निर्दलीय उम्मीदवारी कर सकता है। राज्यसभा की उम्र कितनी होती है साथियों? राज्यसभा के अंदर वो व्यक्ति रहेंगे जिनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। यानी कि जो हमने विधान परिषद के बारे में जो पढ़ा था वही हम राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। पर विधान परिषद के बारे में हमने पढ़ा था कि उनमें कॉलेज के छात्र यानी कि जो कॉलेज के नेता होते हैं वो वोट देते हैं और या फिर कोई शिक्षकों द्वारा वोट दिए जाते हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा वोट दिए जाते हैं। और राज्यसभा के अंदर साथियों क्या होता है, मान लीजिए मैं एक मैप के साथ दिखाता हूँ आपको। इंडिया में मैप नहीं है, चलो ठीक है। तो मैं मैप के द्वारा दिखाता हूँ आपको कि मैप में क्या होता है साथियों कि मैप तो नहीं है अभी, काटना पड़ता है। जो लोकसभा और राज्यसभा, हमारे देश के अंदर एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लोकसभा की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, राज्यसभा की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों को हम आम जन द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को आम जन द्वारा नहीं चुने जाते। राज्यसभा के सदस्यों को जो राज्यों के विधायक होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। जैसे राजस्थान के विधायक हैं वो राजस्थान के जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनको चुना देंगे। यानी कि लोकसभा की सीटें राजस्थान के अंदर कितनी है? 25 सीटें राजस्थान के अंदर लोकसभा की हैं और राज्यसभा की सीटें राजस्थान के अंदर कितनी है? तो वो है 10। तो इन 10 सांसदों को कौन चुनेगा? विधायक चुनेंगे। अब विधायक कैसे चुनेंगे? जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होंगे उनके ये सांसद हो जाएंगे। और साथियों वो तो होता है अस्थायी सदन, यानी कि उसके चुनाव होते हैं हर 5 साल में। पर राज्यसभा के चुनाव हर 5 साल में नहीं होते, इनके चुनाव होते हैं हर 6 साल में। और इनके चुनाव एक साथ सभी के नहीं होते। यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं हमारे यहाँ पे 545 सदस्य हैं लोकसभा के, जिनमें से 543 सदस्यों के चुनाव होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो जो 543 सदस्यों के चुनाव होते हैं वो होते हैं साथियों एक ही समय पे, यानी कि उनका कार्यकाल एक ही साथ समाप्त हो जाता है। इनका कार्यकाल एक साथ समाप्त नहीं होता, ये हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्यों के चुनाव होते हैं। हर 2 साल के अंदर, यानी कि 3 में से 1 व्यक्ति का चुनाव होगा। तो हर 2 साल के अंदर किसी व्यक्ति का चुनाव होता है। तो उसके लिए मान लीजिए कि 2010 में कुछ व्यक्तियों का चुनाव हुआ, तो 2 साल बाद यानी कि 2012 में वापस चुनाव हुआ, फिर 2014 में वो चुनाव हुआ, फिर जो 2010 वालों का कार्यकाल समाप्त होगा तो उस वक्त वापस उनके चुनाव। तो ये इनका 6-6 साल के हिसाब से इनका कार्यकाल चलता है। और इनके जो सदस्य होते हैं ये स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य इसलिए होते हैं क्योंकि जो इनके चुनाव होते हैं वो एक साथ सभी के चुनाव नहीं होते, वो कुछ के चुनावी यानी कि 1/3 सदस्यों के चुनावी होते हैं। तो ये तो हमने समझा राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में और कुछ सदस्य इनके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी होते हैं। और वो कौन होते हैं? जो कला संस्कृति के अंदर प्रमुख हो या किसी खेल के अंदर प्रमुख हो या कोई बड़े एक्टर हो वो मनोनीत भी होते हैं। अब हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा की सीटें हैं साथियों 545, जिनमें से चुनाव होते हैं 543 के और मनोनीत हैं 2 सदस्य। ये मनोनीत कौन से? तो ये है साथियों एंग्लो इंडियन। अब ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं साथियों, आप सभी को पता होगा कि पहले ब्रिटिश काल था। जब ब्रिटिश काल था तो उस वक्त अंग्रेज काफी सारे हमारे यहाँ पे आए भी थे और अंग्रेजों और कुछ अंग्रेज यहाँ पे बस भी गए थे। तो उन अंग्रेजों की बातों को सदन के अंदर रखने के लिए 2 व्यक्तियों को जो इंग्लैंड के हो, जो अंग्रेज हो पर वो इंडिया में रहते हैं, उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। उन 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है कि आप दोनों
सदन के अंदर बैठेंगे और उनके पास भी इनकी बराबर की जो सांसद की सदस्यता होती है वो इनके सबकी सदस्यता बराबर होती है। ठीक साथियों, इसके बाद हम 543 की बात करेंगे। तो 543 में से अगर किसी को केंद्र के अंदर यानी कि भारत के अंदर सरकार बनाने के लिए जो बहुमत है साथियों वो है 272 का, यानी कि किसी भी पार्टी के 272 सीट आ गई वो अपनी सरकार बना सकते हैं। अब इसके अंदर भी यही कंडीशन है कि या तो चुनाव के बाद गठबंधन कर ले या चुनाव से पहले गठबंधन कर ले और पर किसी और व्यक्ति के सदस्यों को नहीं लेके आएंगे। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ साथियों, एक चीज और पॉइंट है वो समझा देता हूँ। मान लो कि ये कोई एक पार्टी है, वहां पर बी और सी क्या भी 0 सीट, इन्होंने ले ली है 300 सीटें, 300 और इनके आगे 245। तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, 243 कर देते हैं यहाँ, इनके आगे है 243 सीटें। ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये सरकार बना देगी। पर मान लो कि कोई और पार्टी है, उसके पास आगे 50 सीटें, इस पार्टी के पास आगे 50 सीटें और इनके पास अब रह गई 250। तो ये भी बहुमत वापस नहीं ला पाई, यानी या तो इनको अब इनके साथ गठबंधन करना पड़ेगा। अब ये पार्टी किनके साथ गठबंधन करेगी? अगर इस पार्टी के साथ भी गठबंधन करेगी तो भी सरकार बन जाएगी और इस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी तो भी सरकार बन जाएगी। अब राष्ट्रपति किन्हें बुलाएगा? जिसके पास बहुमत हो, यानी कि एक पार्टी के पास बहुमत है तो राष्ट्रपति एक पार्टी के व्यक्ति को बुलाएगा और कहेगा कि उस दिन हम सदन के अंदर चलेंगे और सदन के अंदर आपको 272 का जो बहुमत निर्धारित किया है वो गिनवा देना। और वो गिनवाने के लिए या तो इनको इनसे समर्थन लेना पड़ेगा। अब मान लो कि जिस दिन सदन में गए तो ना तो इन्होंने समर्थन दिया ना इन्होंने समर्थन दिया और इनके पास तो 285 सीटें, तो उस स्थिति में क्या होगा साथियों? ऐसी स्थिति में सदन को भंग कर दिया जाता है, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा फिर से चुनाव की तारीख निकाली जाती है और फिर से चुनाव होते हैं। ऐसा उनके जो वाजपेयी थे उनके साथ हो भी रखा है। उनके पास सीटें आ गई थी साथियों 271 सीटें आ गई थी। तो उन्होंने जो मायावती जी थी उनके साथ गठबंधन की सोचा था, तो मायावती जी ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया और सरकार भंग हो गई। फिर से चुनाव हुए और तब जाके जो वाजपेयी जी थे वो चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बने। तो साथियों ये थी हमारी बेसिक राज्य व्यवस्था। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके और पूछ सकते हो। और आगे ऐसे ही हम बेसिक से स्टार्ट करके हाई लेवल की पढ़ाई मंथन अकेडमी पर ही करेंगे। हमारे चैनल से बने रहने के लिए साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।